जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो हम राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे, संपूर्ण राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पहला टॉपिक था हमारा इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में भी हमारा पहला पॉइंट था शिलालेख, अभिलेख और प्रशस्ति, एक साथ तीनों मिला के पढ़ रहे थे। अब लगभग हमने इतिहास के संदर्भ में छोटी से बड़ी एग्जाम के लगभग जितने भी शिलालेख थे इंपोर्टेंट, वैसे तो राजस्थान में 170 से 200 के बीच शिलालेख अभिलेख प्रशस्तियां हैं, तो एग्जाम में 170 से 200 के बीच तो आते नहीं है, बस इंपोर्टेंट पढ़नी रहती है। और अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति और मुद्रा, सिक्के, मृदभांड, इन सबको मिला के एक क्वेश्चन आता है छोटी से बड़ी एग्जाम में, सब में एक क्वेश्चन आता है लगभग, ठीक है। तो उसके लिए 170 से 200 के बीच शिलालेख तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, लगभग इंपोर्टेंट लोग खींच के आपको पेड कोर्स में भी अगर करवाते हैं तो 20 से 30 शिलालेख करवाते हैं, लेकिन हमने आपको लगभग 35-36 शिलालेख के समथिंग आपको करवा दिए। लेकिन फिर भी अब मोस्ट शिलालेख तो कंप्लीट हो चुके, ठीक है। फिर भी लगभग कुछ एक शिलालेख थे, जैसा कि हमने कहा था लगभग 50 के लगभग शिलालेख कराएंगे। अब कराने को तो पूरे 170 भी करवा देंगे हम तो, लेकिन वो कोई काम के नहीं है, उनमें क्वेश्चन नहीं आता अधिकतर। तो लगभग 50 के समथिंग शिलालेख पहली बार हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे, ना तो पेड कोर्स में कहीं पे मिलेंगे, ना आपको यूट्यूब की किसी क्लासेस में मिलेंगे 50 से लगभग शिलालेख। तो 50 शिलालेख में हमारा आज कौन सा है 38, क्योंकि 37 हमने करवा दी है। अब 37 तो मोस्ट हो गए, अब ये 38 से हम बस शिलालेख और शिलालेख की जो इंपॉर्टेंट बात है ना, कुछ मिलती है उसमें इंपॉर्टेंट बात है, बस वो बात करेंगे, ठीक है। आज हमारा 38वां शिलालेख है, और ये जो प्लेलिस्ट है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके फर्स्ट क्लास से पूरी आपको रेगुलर मिल जाएगी, पूरी क्लास हो रही है सभी एग्जाम के लिए, छोटी से लेके आरएस तक की हर एग्जाम के लिए आपको सफिशिएंट है, ठीक है। इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत। और दूसरी बात, हर शिलालेख में अगर आप छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर शिलालेख में हम एक की पॉइंट बताते हैं कि इस शिलालेख का की पॉइंट ये है। अब की पॉइंट या तो एग्जाम में आ चुका होता है या फिर आने वाला हो सकता है, ठीक है। तो उसकी अगर छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरे शिलालेख नहीं पढ़ने, तो आप वो की पॉइंट को पढ़ सकते हो। तो आज हमारा शिलालेख है चिरवा का शिलालेख का। कौन सा है? चिरवा का, ठीक है। चीखा नहीं है, चिरवा का शिलालेख। 37 हमारे लगभग हो चुके। आज हम जो बात कर रहे हैं ना वो मतलब मोस्ट शिलालेखों की बस इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का लगभग। अब सन पहले तो सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे थे, अब थोड़ा ध्यान रखना, आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। 1273 ईस्वी। चिरवा कहाँ है? योगेश्वर मंदिर की दीवार, योगेश्वर मंदिर की दीवार। योगेश्वर मंदिर कहाँ है? योगेश्वर मंदिर की दीवार से प्राप्त, ठीक है। और योगेश्वर मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। भाषा, लिपि एवं संस्कृत के इसके कितने श्लोक है, ठीक है। श्लोक, भाषा संस्कृत, हर शिलालेख की भाषा है संस्कृत, आपने अब तक देखा। कुछ और जिनकी भाषा चेंज हुई है ना, अब हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। लिपि इसमें एक तो नागरी, देवनागरी, वही बात है, ठीक है। नागरी लिपि, ठीक है। नागरी या देवनागरी लगभग लिपि, ध्यान रखिए ना, ठीक है। और इसमें संस्कृत के श्लोक हैं, और इसके रचयिता एक उत्कीर्ण करता है ना, संस्कृत के 51 श्लोक, इसके रचयिता और इसके उत्कीर्ण करता। रचयिता इसके रत्न प्रभा, ठीक है, रत्न प्रभा। उत्कीर्ण करता है इसके पार्श्वचंद्र, ठीक है। अब इससे कुछ जो इसके की पॉइंट इंपोर्टेंट जानकारी है वही देखेंगे, तो ठीक है। ये तो शिलालेख की बात हो गई। अब इस शिलालेख से क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। एक राजस्थान में जान रहे हैं सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाले शिलालेख यही है, ये भी है। और इससे भी जानकारी मिलती है, और भी शिलालेख है जिनसे सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। एक जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत बताया गया ना, उसकी जानकारी भी शिलालेख से मिलती है। एक सबसे इसका इंपोर्टेंट और की पॉइंट है टाटे जाति। राजस्थान में एक टाटे जाति, उसके बारे में जानकारी इस शिलालेख से मिलती है, चिरवा के शिलालेख है ना। इसका की पॉइंट यही है। एक तो गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों की जानकारी, शुरुआत के जानकारी ना, जो शासक है उनकी जानकारी। बहुत प्राचीन शिलालेख है, जैसे जैत्र सिंह
ठीक है, जयत्र सिंह, समर सिंह और तेज सिंह आदि की जानकारी मिलती है। एक नेक्स्ट इसका की पॉइंट, नेक्स्ट बात, राजस्थान में कौन सी प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा व जो पाशुपात शैव संप्रदाय है, पाशुपात शैव संप्रदाय के बारे में जानकारी है ना, पाशुपात शैव संप्रदाय के बारे में जानकारी। अब पाशुपात शैव संप्रदाय के बारे में जानकारी एक ध्यान रखना, एक आमेर का शिलालेख है जिसकी बात करेंगे, उसमें भी, उसमें वैष्णव धर्म के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, लेकिन पाशुपात शैव संप्रदाय में क्या है, पाशुपात जो संप्रदाय को मानने वाले जो साधु बोलते हैं, जैसे अघोरी वगैरह साधु होते हैं, उन साधुओं के लिए एक विशेष क्रिया होती है। वो क्रिया कब करते हैं, वो महाशिवरात्रि की रात को, है ना, महाशिवरात्रि पे। तो उसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है ना, कैसे क्या होता है, वो उस शिलालेख से प्राप्त होती है, पाशुपात शैव धर्म के बारे में जानकारी है ना। और एक इसमें ध्यान रखना, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताइए, सिद्धांत भी इससे मिलता है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। ठीक है, अब एक ही ध्यान रखना, जो टाटे जाति, सबसे इसका इंपॉर्टेंट और की पॉइंट, राजस्थान में कौन सी जाति, टाटे जाति का उल्लेख, राजस्थान में टाटे जाति का, टाटे जाति का उल्लेख इस शिलालेख से प्राप्त होता है। तो 38 नंबर शिलालेख कंप्लीट। ठीक है, चीरवा का शिलालेख, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, जिसमें 51 श्लोक है, लिपि नागरी और देवनागरी है ना, भाषा संस्कृत, और योगेश्वर मंदिर जो उदयपुर में उसकी दीवार से प्राप्त होता है, 51 श्लोक है, और रचयिता इसके रत्न प्रभा उत्कीर्ण करता है ना, इसके पार्श्वचंद्र। एक तो गोयल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जो प्रारंभिक जयत्र सिंह, समर सिंह है उनके बारे में, एक राजस्थान में टाटे जाती है, इसका की पॉइंट, सती प्रथा और पाशुपात शैव संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है शिलालेख से, और गोयल वंश के शासक हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट शिलालेख की बात करते हैं हम, 39। तो अब नेक्स्ट है आबू अचलेश्वर का ना, 39, आबू या अचलेश्वर का शिलालेख, अचलेश्वर का लेख कब का है, 1285 ईस्वी का। कहां से प्राप्त होता है, एक तो अचलेश्वर मंदिर आबू से ना, अचलेश्वर मंदिर आबू से, अचलेश्वर मंदिर आबू से, अचलेश्वर मंदिर आबू से प्राप्त होता है। भाषा मंदिर से प्राप्त हो रहा है, तो भाषा संस्कृत। ठीक है, भाषा संस्कृत, इसके 62 श्लोक है संस्कृत में ना, भाषा संस्कृत, कौन सी, संस्कृत, और श्लोक कितने, 62, भाषा संस्कृत, और संस्कृत में कितने श्लोक है, इसमें 62 श्लोक है संस्कृत के। ठीक है, एक तो इसके रचयिता और उत्कीर्ण करता ना, रचयिता एक इसके उत्कीर्ण करता, रचयिता सुखचंद्र, रचयिता इसके सुखचंद्र, और उत्कीर्ण करता कौन है इसके, कीर्ति सिंह, सॉरी करम सिंह ना, उत्कीर्ण करता कौन है, करम सिंह, करम सिंह, और रचयिता इसके सुखचंद्र। अब इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, एक तो पहली जानकारी, राजपूतों की जो अग्निकुंड ना, राजपूतों की उत्पत्ति के बाद अग्निकुंड सिद्धांत, तो अग्निकुंड सिद्धांत की जानकारी पहले बताई दी, अग्निकुंड सिद्धांत कौन सा है, राजपूतों की उत्पत्ति वाला, अग्निकुंड सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है इससे, अग्निकुंड सिद्धांत की जानकारी। ठीक है, तो इससे जानकारी मिलती है, देखो क्या क्या है, एक तो जो बप्पा रावल जो कालभोज है उनसे लेके समर सिंह तक का वर्णन मिलता है, और परमारों के साथ साथ इसमें जो परमार वंश था राजस्थान का, परमार वंश के साथ साथ जो वास्तुपाल है, तेजपाल है, वो भी, उनकी भी जानकारी मिलती है ना। तो एक तो परमारों के साथ साथ जो परमार वंश है ना, परमारों के साथ साथ, परमारों की तो मिलती है, परमार वंश की, परमारों के साथ साथ वास्तुपाल व तेजपाल, वास्तुपाल एंड तेजपाल। ठीक है, एक कौन से, कालभोज है बप्पा रावल, कालभोज से
समर सिंह, समर सिंह की वंशावली। एक इसका ध्यान रखना ना, मेदपाट क्षेत्र है ना, मेदपाट क्षेत्र, मेदपाट क्षेत्र का वर्णन, इसका की पॉइंट, मेदपाट क्षेत्र का वर्णन, मेदपाट क्षेत्र का वर्णन मिलता है। और जो परमार वंश है ना, परमार वंश, परमारों के मूल पुरुष किसे बताया, धर्मराज को ना, तो धर्मराज है, धर्मराज को क्या बताया, इन परमारों का मूल पुरुष ना, इसका की पॉइंट एक और है ना, धर्मराज को क्या बताया, परमारों का मूल पुरुष, परमारों का मूल पुरुष, ठीक है। तो अब कुछ छोटे छोटे और हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और अब ये देखिए डेट के वाइज नहीं है, अब ये नॉलेज के वाइज, जानकारी के अकॉर्डिंग कितनी जानकारी मिल रही है ना, ठीक है। अब बरनाला का, बरनाला का अभी छोटा सा है, बरनाला का आमेर का जयपुर से प्राप्त होता है ना, बरनाला का शिलालेख, ठीक है, बरनाला का शिलालेख या लेख, ठीक, 40, बरनाला का लेख, बरनाला का लेख 227 का ना, 227 ईस्वी है ना, बरनाला का लेख है। कहाँ बरनाला, कहाँ है बरनाला, जयपुर में, आमेर में ना, बरनाला कहाँ है, जयपुर में, बरनाला जयपुर में, और वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संग्रहित है, वर्तमान में आमेर में संग्रहित। और इस शिलालेख से बस एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन सा, गर्गत्री रात्रि, गर्गत्री रात्रि विधि का वर्णन है बस इसमें ना, एक ही पॉइंट है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस इतना आता है कि गर्गत्री रात्रि विधि का वर्णन, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन पूछे ना, टफ, तो आएगा, बाकी तो नॉर्मल नहीं आएगा, गर्गत्री, लेकिन आप क्लियर कर लीजिए, गर्गत्री रात्रि का वर्णन, ठीक है, गर्गत्री रात्रि का, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आया तो या फिर ऐसे आ सकता है, गर्गत्री रात्रि का वर्णन किस शिलालेख में, तो बरनाला का लेख 227 ईस्वी में ना। अब नेक्स्ट प्रतापगढ़ की बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रतापगढ़ का शिलालेख है ना, 946 ईस्वी का है, किसकी, प्रतापगढ़ का शिलालेख 41 प्रताप। अब छोटे छोटे ऐसे आएंगे बस इंपोर्टेंट कुछ, प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी का, कब का है, 946 ईस्वी का, संस्कृत भाषा में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बताते हैं, अभी परमाणु के बारे में जानकारी देता है ना, संस्कृत भाषा का, इसके बारे में, परमार वंश के बारे में, परमार वंश की जानकारी देता है। एक 946 ईस्वी को लगभग 10वीं सदी की जो ग्रामीण व्यवस्था है ना, उसकी जानकारी देता है। तो एग्जाम में आता है कि 10वीं सदी की ग्रामीण व्यवस्था और सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो प्रतापगढ़ शिलालेख से ना, इसका इसके 10वीं सदी, 10वीं सदी के ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन व सामंती व्यवस्था की, कौन सी, सामंती व्यवस्था की जानकारी, सामंती व्यवस्था की जानकारी देती है। एक तो एक परमार के बारे में जानकारी, परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और परमार वंश में भी स्पेशल किसकी, महेंद्रपाल की ना, परमार वंश की जानकारी, परमार वंश की जानकारी प्रतापगढ़ शिलालेख से, और परमार में भी स्पेशल किसमें, किसकी, महेंद्रपाल की, महेंद्रपाल के बारे में उल्लेख। अब इसमें कुछ ग्रामीण शब्द, देसी शब्द है, उनका उल्लेख मिलता है। अब जैसे कुछ देसी शब्द हैं, अरहर, कुशवाहा, चौसर, घाना, पालिका, पाली है ना, इनकी जानकारी मिलती है, ये इसका की पॉइंट है। जैसे कुछ देसी शब्द हैं, क्या है, अरहर, ये शब्द हैं, इंसान का नाम मत समझ लेना, अरहर, कुशवाहा, चौसर, घाना, पालिका, पाली जैसे देसी शब्दों की जानकारी ना, देसी शब्दों की जानकारी शिलालेख से
प्राप्त होती है। ठीक है, आमेर का जो बरनाला शिलालेख और जो प्रतापगढ़ का लेख है 946 ईस्वी का, ठीक है, 10वीं सदी के ग्रामीण जीवन की जानकारी देते हैं, परमार वंश की जानकारी देता है, और परमार वंश में स्पेशल महेंद्रपाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख है। और अरहर, कुशवाहा, चौसर, घाना, ये इसका की पॉइंट हो गया। पालिका, पाली जैसे शब्दों की, देसी शब्दों की जानकारी देता है प्रतापगढ़ का शिलालेख। ठीक है, तो एक छोटा सा लेख हो रहा है, ठीक है, जो एक गार्डन, बाग बोल ना, बगीचा, उस पर उत्कीर्ण है, बरबत का लेख, उससे थोड़ी सी जानकारी मिलती है ना, 1613 14 का है। 42 बरबत, बरबत का लेख कब का है? 1613 14 ईस्वी का। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक तो क्या कि मुगल मुगल और राजपूत वैवाहिक संबंध के बारे में, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है इससे थोड़ी। एक ध्यान रखना, जो अकबर की पत्नी थी मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी ने बरबत का एक बाग का निर्माण करवाया था, बाग का निर्माण और एक बयाना बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आर्ट एंड कल्चर का ध्यान रखना कि बयाना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मरियम उज्जमानी ने ना। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर है। तो बरबत बरबत बाग का निर्माण है ना, अकबर की पत्नी, अकबर की पत्नी कौन है? मरियम। इसका नाम अच्छे से याद कर लो, इसके बारे में एक बात जब हम बात करेंगे बाद में, जब एक बार ध्यान रखना राजवंशों की ना, मरियम उज्जमानी, अकबर की पत्नी मरियम उज्जमानी ने कब? 1613 14 में क्या करवाया था? एक तो बरबत का बाग, बरबत का बाग जिसमें लेख उत्कीर्ण है, वह बयाना बावड़ी का, बयाना बावड़ी का निर्माण करवाया था ना। ठीक है, बयाना बावड़ी का निर्माण करवाया था, बरबत के शिलालेख से यह प्राप्त होता है। ठीक है, और एक ध्यान रखना, राज प्रशस्त तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति और सबसे बड़ी शिलाओं में है, लेकिन ये लेख है ना, लेख, ये लेख है, थोड़ा लेख का ध्यान रखना है, राज्य का, राज्य का सबसे बड़ा लेख। इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि तो बयाना बावड़ी वाला ना सबसे बड़ा लेख, एक तो की पॉइंट, और ये भी है मुगल मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध के बारे में जानकारी है ना, इसका की पॉइंट। ठीक है, इसका की पॉइंट एक तो ये, एक इसका ये है ना, बयाना बावड़ी का निर्माण करवाया था, और मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक छोटा सा लेख और देलवाड़ा का लेख, उसकी बात करते हैं। एक छोटा सा लेख है जिससे हमें टंक नामक मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है, और एक क्वेश्चन पहले आ चुका है ना, टंक नामक मुद्रा के बाद जा रहे हैं। तो 43 देलवाड़ा का लेख, देलवाड़ा का लेख सन 1434 ईस्वी का है, और इसके ध्यान रखना, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? कितनी है? 18 पंक्तियों में लेख लिखा हुआ है, 18 पंक्तियों में, 18 पंक्तियों में लेख लिखा हुआ है, जिसमें से 8 तो कौन सी है? संस्कृत भाषा, और 10 में मेवाड़ी है, मेवाड़ी भाषा ना। 8 संस्कृत में और शेष मेवाड़ी में, मेवाड़ी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, एक इसका की पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टंक, ये आ चुका, टंक, राजस्थान में एक मुद्रा चलती थी टंक, तो टंक नामक मुद्रा का उल्लेख, टंक नामक मुद्रा का उल्लेख इस शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट शिलालेख है, कुछ उनकी बात कर रहे हैं हम, लगभग लगभग थोड़े से और बचे हैं, लगभग 50 के समथिंग कर लेंगे है ना। अब एक छोटा सा और है बेणेश्वर का, उसकी बात करते हैं। तो एक छोटा सा शिलालेख है, थोड़ा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे वो हस्ताक्षर युक्त शिलालेख है, जो मैकेंजी है पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनके हस्ताक्षर हुए हैं इस शिलालेख में, इस शिलालेख में ये हस्ताक्षर हो रखे हैं, इसलिए एक छोटा सा पॉइंट है ना ये बेणेश्वर का 1867 का ना, बेणेश्वर का लेख 1867 ईस्वी का। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है? बेणेश्वर में एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर बेणेश्वर से प्राप्त होने है ना, शिव मंदिर बेणेश्वर से प्राप्त, शिव मंदिर बेणेश्वर से प्राप्त है।
इंपॉर्टेंट बात इसमें यही ध्यान रखना कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य एक बार सीमा का विवाद हुआ था, मतलब बॉर्डर का, लाइन का, उसके मध्य उसका निपटारा किया था, उस विवाद का निपटारा किया था पॉलिटिकल, जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट थे ना उन्होंने, ठीक है, मैकेंजी, ठीक है, उन्होंने, तो उनके हस्ताक्षर है, उन्होंने इस विवाद का निपटारा किया था। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा विवाद निपटारे में, या निपटारे करने में, करना व पॉलिटिकल एजेंट सुप्रिटेंडेंट ऑन मैकेंजी के हस्ताक्षर, ठीक है, पॉलिटिकल सुप्रिटेंडेंट मैकेंजी के हस्ताक्षर है बेनेश्वर के लेख से। ऐसे बस इंपॉर्टेंट हस्ताक्षर युक्त शिलालेख, तो बेनेश्वर का लेख 1867। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ये याद करने हैं, 50 तक करते हैं ना। अब नेक्स्ट एक छोटा सा लेख और है राजस्थान में, ठीक है, उससे थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है, चूरू से प्राप्त होता है ना। 45 जोगियन उडेरा सत्यलेख, इससे कुछ पॉइंट है जिसकी जानकारी मिलती है कि चूरू से प्राप्त होता है ना, और एक इसकी भाषा संस्कृत है, ये भी ध्यान रखना, संस्कृत भाषा। एक तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना, एक तो राठौड़ वंश और भाटी वंश से उनके वैवाहिक संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। एक राजस्थान में सर्वप्रथम नदियों का वैज्ञानिक वर्णन या वैज्ञानिक अध्ययन है ना, इसी शिलालेख से प्राप्त होता है ना। राठौड़ व भाटी वंश के वैवाहिक संबंध की जानकारी, और एक दूसरा पॉइंट राजस्थान में सर्वप्रथम नदियों का, ये इसका की पॉइंट भी समझ लीजिए ना, ये की पॉइंट ये होगा इसका, राजस्थान में सर्वप्रथम नदियों का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक वर्णन ना, सर्वप्रथम नदियों का वैज्ञानिक अध्ययन या वर्ण, इसी लेख से प्राप्त होता है। अब छोटे छोटे ही हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी जो बावड़ी है ना, त्रिमुखी बावड़ी, उसकी भी कल्चर का भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी इसमें से एक शिलालेख प्राप्त होता है, त्रिमुखी बावड़ी का शिलालेख, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 46 कौन सा है? त्रिमुखी बावड़ी का लेख, त्रिमुखी बावड़ी का लेख है ना। ये कहां से प्राप्त होता है? त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर से, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर से प्राप्त, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर से प्राप्त, ठीक है। इसमें क्या है? त्रिमुखी बावड़ी, इसकी तो इसके जो प्रशस्तिकार और एक शिल्पी, ठीक है। ये बावड़ी के नहीं, लेख के ना, बावड़ी के नहीं, लेख के, एक तो प्रशस्तिकार और एक शिल्पी, ठीक है। तो इनके शिल्पी तो कौन थे? शिल्पी थे नाथू गौड़, ठीक है। नाथू गौड़ कौन थे? शिल्पी। और प्रशस्तिकार कौन थे इसके? रणछोड़ भट्ट। प्रशस्तिकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट ना, प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट थे इनके ना। तो अब थोड़ा ध्यान रखना, इस शिलालेख से जानकारी क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है इस बावड़ी के निर्माण के बारे में ना। तो बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राज सिंह है ना, राज सिंह की पत्नी राम रसदेव द्वारा। या आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन यहीं से क्लियर होता है ना। राज सिंह की पत्नी राम रसदे द्वारा ना, बावड़ी का निर्माण जगत राज सिंह की पत्नी है राम रसदे द्वारा ना
उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। और कहाँ था? देवबारी में। देवबारी समझौता याद होगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, देवबारी बाद में देखेंगे ना। एक इसमें थोड़ी और जानकारी, अब छोटे छोटे की पॉइंट है, तो इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये वाला, तो ये तो बावड़ी वाला तो, और छोटे छोटे जो पॉइंट है वो, एक तो जो कालभोज बप्पा वाला ना, कालभोज से राज सिंह, कालभोज से राज सिंह की जानकारी की वंशावली, कालभोज से राज सिंह की वंशावली मिलती है इस शिलालेख से ना, छोटा सा की पॉइंट ये। और 21 में जो जगत सिंह के तुलादान के बारे में जानकारी मिलती है थोड़ी, है ना, जगत सिंह के तुलादान के बारे में। तुलादान पहले हमने देख लिया था, तुलादान के बारे में उल्लेख। और इस शिलालेख का ध्यान रखना, इस शिलालेख में 60 श्लोक है ना, संस्कृत के कितने? 60 श्लोक, गद्य में, पद में नहीं, गद्य में श्लोक, गद्य में 60 श्लोक है इस शिलालेख में। अब नेक्स्ट, अब है नाथ प्रशस्ति 1028 विक्रम संवत सन 971 ईस्वी की नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति कब की है? विक्रम संवत 1028 और 971 ईस्वी की। कहां से प्राप्त होती है? लकुलिश मंदिर जो उदयपुर में ना, लकुलिश मंदिर से प्राप्त है। लकुलिश मंदिर उदयपुर से प्राप्त, लकुलिश मंदिर उदयपुर से प्राप्त। इसके कुछ पॉइंट, तो पहले प्रशस्ति के बारे में जानकारी है ना, एक तो इसके जो भाषा, लिपि, एक इसके लेखक, ठीक है, भाषा, लिपि, लेखक। भाषा मंदिर से प्राप्त है, सिंपल सा याद रखना है, संस्कृत। लिपि है इसकी नागरी, ठीक है, और लेखक है इसके आम्र कवि। 18 श्लोक है संस्कृत के, कितने श्लोक हैं? 18, ठीक है, संस्कृत के 18 श्लोक, लिपि नागरी, नाथ प्रशस्ति जो उदयपुर के लकुलिश मंदिर से प्राप्त होती है, ठीक है। और ये, ठीक है, अब इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? इस प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक ध्यान रखना, नरवाहन के समय की है ना, नरवाहन के समय, राजा नरवाहन के समय की है, नरवाहन के समय की, नरवाहन के समय की है ये। तो एक इसका अब इसमें बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें इसका की पॉइंट है ना, नागदा नगर का उल्लेख, इसका एक की पॉइंट। जैसे एग्जाम में नागदा नगर का उल्लेख किस शिलालेख से, किस प्रशस्ति से प्राप्त होता है ना, तो नागदा नगर का उल्लेख। वैसे इसके की पॉइंट क्या है? तो नागदा नगर का उल्लेख है ना, इसी शिलालेख से मिलता है। तो इसका की पॉइंट और एग्जाम में आने वाला की पॉइंट, नागदा नगर का उल्लेख, नागदा नगर का उल्लेख व मेवाड़ का इतिहास ना, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास और नागनगर का उल्लेख। और साथ में देखिए एक मुनि थे, वेदांग ऋषि थे। वेदांग ऋषि ने एक बार वाद विवाद हुआ, किस किस में? जैन बौद्ध जो धर्म के प्रचारक है उनके, जैन बौद्ध दोनों एक तरफ थे और वेदांग ऋषि एक तरफ थे। तो उन ऋषियों ने जो वाद विवाद हुआ था इनका, वाद विवाद जो इनके मतलब एक दूसरे से वो हुआ था, आमना सामना, लड़ाई नहीं लड़ी थी, सिर्फ जो उनके विचार है उनके बारे में आमने सामने में ना, तो उसमें उन्होंने इनको पराजित कर दिया था, जैन और बौद्ध जो विचारक है उनको, वेदांग मुनि ने। तो इसके बारे में जानकारी इसी से मिलती है, वेदांग मुनि द्वारा जैन व बौद्ध प्रचारकों को वाद विवाद में पराजित करने का उल्लेख इस प्रशस्ति इस लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। लकुलिश मंदिर उदयपुर से प्राप्त होता है, संस्कृत भाषा, संस्कृत और 18 पंक्तियां ना, 18 लाइन में है, लिपि नागरी है,
आम्रकवि नरवाहन के समय की है। आम्रकवि इसके लेखक और रचयिता है। और नागदनगर का उल्लेख, इसका की पॉइंट यही, नागदनगर का उल्लेख करने वाली प्रशस्ति नाथ प्रशस्ति मेवाड़ के इतिहास का वर्णन करती है। और वेदांग मुनि द्वारा जो जैन व बौद्ध प्रचारकों को पराजित किया था ना इसमें वाद विवाद में, तो उसकी जानकारी भी इस प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब कुछ छोटी मोटी और बची है, उनकी बात करते हैं हम। तो एक 48 आथुरनाथ शिव मंदिर की प्रशस्ति है ना, आथुरनाथ शिव मंदिर की प्रशस्ति। आथुरनाथ शिव मंदिर की प्रशस्ति कहां से? एक तो आथुरना के शिवालय, आथुरना शिवालय से, आथुरना शिवालय से प्राप्त। आथुरना शिवालय कहाँ है? बांसवाड़ा में। आथुरना शिवालय 1079 ईस्वी की है और ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है क्या कि इसका निर्माण किसने करवाया था? इन शिवालयों का निर्माण करवाया था चामुंडराज ने। निर्माण किसने? चामुंडराज ने। चामुंडराज ने इसका निर्माण कराया था। परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो एक ये इससे जानकारी क्या मिलती है? इसका की पॉइंट है ना, इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि इससे इस प्रशस्ति से क्या, एक तो द्रम रूपक और विंशोपक, द्रम रूपक विंशोपक, ये क्या है? मुद्राएं हैं, राजस्थान में चलने वाली थी ना, द्रम रूपक और विंशोपक मुद्राओं का उल्लेख, मुद्राओं का उल्लेख। और छोटी मोटी कुछ जानकारी मिलती है, जैसे वागड़ के जो परमार वंश है उनकी जानकारी मिलती है ना, वागड़ के परमार वंश जानकारी, वागड़ के परमार वंश की जानकारी मिलती है ना इसके। और आम्रकवि इसके रचयिता है, रचयिता इसके आम्रकवि, रचयिता आम्रकवि। इसका की पॉइंट द्रम रूपक व विशोपक मुद्रा ना, द्रम रूपक व विशोपक मुद्रा आथुरना शिवालय से प्राप्त होते हैं ना, आथुरना है ना। इसके रचयिता है ना, सॉरी इसके रचयिता आम्रकवि नहीं, विजय, रचयिता है इसके विजय, रचयिता है इसके विजय, इसके रचयिता विजय। इसका निर्माण, इन जो आथुरना शिवालय ना उनका निर्माण करवाया था चामुंडराज ने ना। और जो द्रम रूपक और विंशोपक मुद्रा है उनका, जो उनके बारे में जानकारी इस प्रशस्ति से, शिव मंदिर की प्राप्त इस प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब थोड़ी सी नेक्स्ट कुछ और बचे हैं, एक दो, क्योंकि हमने 50 की कहा था, 48 है, एक दो और करते हैं इंपोर्टेंट। वैसे तो 170 में से 50 इंपोर्टेंट कर रहे हैं हम, इतना ध्यान रखना ना, 50 तक तो करना ही है। अब एक दो और बचे हैं ना, तो एक छोटी सी प्रशस्ति और है ना, जावर प्रशस्ति 1497 ईस्वी, जावर प्रशस्ति 1497, ठीक है, जावर प्रशस्ति। जावर प्रशस्ति उदयपुर से प्राप्त होती है ना, उदयपुर के रामस्वामी से, उदयपुर के रामस्वामी से प्राप्त होती है, राम स्वामी उदयपुर से प्राप्त होती है। इसमें जो रमाबाई है ना, रमाबाई, रमाबाई, रमाबाई को क्या कहा जाए इसमें? वागीश्वरी ना। इसके की पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना बस, रमाबाई को वागीश्वरी कहा है, रमाबाई को वागीश्वरी कहा है इस प्रशस्ति में ना। तो वागीश्वरी कहा है ना, तो रमाबाई कौन थी? रमाबाई, रमाबाई थी जो रायमल ना, रायमल की तो बहन थी और कुंभा की पुत्री थी, है ना, मेवाड़ शासक थे ना, रायमल की बहन, रायमल की बहन व कुंभा की पुत्री, है ना, रमाबाई को वागीश्वरी का है। और इसके बारे में और जानकारी मिलती है ना, रायमल की तो बहन और कुंभा की पुत्री थी, कि शिलालेख से प्राप्त होती है। और श्रृंगार देवी के विवाह की जानकारी मिलती है ना, रायमल के और श्रृंगार देवी के विवाह की जानकारी, रायमल के, रायमल व श्रृंगार देवी के विवाह की जानकारी। और श्रृंगार देवी ने एक चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण कराया था ना, बावड़ी का निर्माण करवाया था, उसकी जानकारी मिलती है ना इसी शिलालेख से। तो श्रृंगार देवी और रायमल के विवाह की जानकारी मिलती है ना। और इससे श्रृंगार देवी का छोटा सा पॉइंट अब ये भी याद रखना ना, इससे गोसुंडी बावड़ी का निर्माण, गोसुंडी बावड़ी निर्माण कहाँ है? चित्तौड़ में इसने करवाया था, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण चित्तौड़ में, ठीक है। रायमल की बहन व कुंभा की पत्री रमाबाई को क्या कहता है? इसमें वागीश्वरी का है। और चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण जो श्रृंगार देवी ने करवाया था उसकी जानकारी भी इसमें प्राप्त होती है शिलालेख से, ठीक है। इसके कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट यही है। और
ठीक है। और एक मेवाड़ में, जो मेवाड़ में मंदिर ना, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ में एक मंदिर बना हुआ है, उसकी जानकारी भी शिलालेख से प्राप्त होती है। कौन सा मंदिर हो? दामोदर का मंदिर है ना, दामोदर के मंदिर की तो छोटा सा पॉइंट है, वो भी ध्यान रखना। दामोदर मंदिर मेवाड़ में, उसकी जानकारी प्राप्त होती है ना, की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जाओ प्रशस्ति 1497 ईस्वी की श्रृंगार देवी कुंभा के विवाह की जानकारी। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है थोड़ा, इसका गोसंडी बावड़ी है ना, आर्ट एंड कल्चर का है। अब नेक्स्ट तो एक लास्ट तो क्या, एक दो बची छोटी छोटी, लेकिन 50 नंबर की ना, बेड़वास गांव प्रशस्ति, बेड़ 1668, बेड़वास गांव प्रशस्ति। दरअसल बेड़वास गांव में एक बावड़ी बनी हुई है 1668 ईस्वी की ना, बेड़वास गांव में एक बावड़ी बनी है। बेड़वास कहाँ से प्राप्त होती है? बेड़वास गांव में एक बावड़ी बनी है, बावड़ी की दीवार से ना ये प्रशस्ति प्राप्त होती है। बावड़ी, बावड़ी की दीवार से प्रशस्ति प्राप्त होती है। राज सिंह फर्स्ट के काल की, राज सिंह फर्स्ट के काल की ना, से तो क्या प्राप्त हो, जानकारी क्या क्या मिलती है? राज सिंह फर्स्ट के काल की के बारे में जानकारी देती है। राज सिंह फर्स्ट के बारे में एक राम रहमान, इसका की पॉइंट, राम रहमान, राम रहमान का उल्लेख मिलता है ना, राम रहमान का उल्लेख, राम रहमान का उल्लेख। और एक इसमें देशदान, देशदान, देशदान शब्द का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में एक बार तो आ चुका, देशदान, देशदान, देशदान। देशदान क्या होता है? दरअसल देशदान यानी देश, नगर, राज्य, इनके इनके लिए जो दान दिया जाता है, फिर टैक्स लिया जाता है ना, उसको देशदान कहा जाता है ना, इसका ध्यान रखना। देशदास, देशदान, नगर, देश, राज्य के लिए चुंगियां कर, है ना, चुंगियां कर लिया था, उसे देशदान कहते हैं। राम रहमान का उल्लेख करती है बेड़वास गांव, राज सिंह के काल की प्रशस्ति है ना, ठीक है, राम रहमान का उल्लेख करती है। तो 50 तो कंप्लीट हो चुकी है, एक दो इंपॉर्टेंट जानकारी हमने दे दी आपको। अब जो लास्ट आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए ना, गोनेर का लेक, थोड़ा सा गोनेर मंदिर गए होंगे आप जगदीश जी महाराज के ना, तो गोनेर का लेक, गोनेर का आप गए होंगे, लेकिन आज तक आपने नोट नहीं किया होगा कभी। गोनेर का लेक, गोनेर जयपुर में जगदीश जी के मंदिर, ठीक है, जगदीश जी का मंदिर, जगदीश जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर, जयपुर में कहाँ पे? गोनेर में, गोनेर के कहाँ पे? जगदीश जी के मंदिर है ना, गोनेर, जगदीश जी का मंदिर, गोनेर, जयपुर। तो इसमें जानकारी थोड़ी सी ध्यान रखना, एक तो जो सस्ती में कहते हैं, एक तो जगदीश जी मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत से की गई है, जगदीश मंदिर की तुलना किससे? कैलाश पर्वत से। इसमें लिखा गया है, देखो हम नहीं बोल रहे, एक सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसमें क्या है, कसम दिलाई गई है, किसको? हिंदुओं को तो गौ माता की, और मुसलमानों को सूअर की कसम दिलाई गई है, किसके लिए? इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए ना, एकमात्र ऐसी प्रशस्ति है ये कि हिंदुओं को तो
हिंदुओं को गौ माता की व मुस्लिमों को सूअर की कसम दिलाई गई है। किसके लिए? मंदिर को क्षति ना पहुंचाने के लिए, क्षति ना पहुंचाने के लिए। तो हमारी 50 प्रशस्तियां, 50 शिलालेख, 50 अभिलेख संपूर्ण, और 51वां 52वां जो भी है समझ लीजिए इसको, एक आपकी जानकारी के लिए। तो गोनेर का लेख जो जगदीश जी मंदिर से प्राप्त होता है, ठीक है, जगदीश जी मंदिर से प्राप्त होता है गोनेर का लेख। गोनेर जगदीश जी मंदिर में एक प्रशस्ति है, उसका ध्यान रखना। और इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें हिंदुओं को कहा गया है कि गौ माता की कसम है, और मुस्लिमों को क्या कहा गया है? तुम्हें सुअर की कसम है। किसके लिए? मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ प्रशस्तियां, लेख, अभिलेख आज हमारे समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब जय हो गोनेर के जगदीश जी महाराज की जय हो।